नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 9 का इतिहास पाठ 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का दूसरे भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले भाग का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, ये दूसरा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, जिसे केंद्रीय शक्तियां या धुरी राष्ट्र भी बोलते हैं, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में जुट गए और यही प्रथम विश्व युद्ध है। इन सभी देशों के बीच विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध भी कहा जाता है। इसे विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह यूरोप के साथ साथ अन्य देशों ने भी इसमें भाग लिया और अन्य देश के लोग भी इससे प्रभावित हुए, इसलिए इसे विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद सभी मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उनके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था और जार की पत्नी महारानी अलेक्सांड्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर से रासपुतीन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पहले मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। देखते हैं कैसे भिन्न थी। पश्चिमी सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी, ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर दिया, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। ये प्रथम विश्व युद्ध में रूस की स्थिति के बारे में बता रहा है कि रूस की जनता कैसे त्रस्त हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध से। ये देख लीजिए फोटो, ये चित्र है आपका। पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही हैं ये सब। युद्ध में उद्योगों का भी बुरा असर पड़ा। उद्योगों पर भी युद्ध से बहुत बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे ही बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई थी, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे, उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइन भी टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले आदमी को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरी की कमी पड़ने लगी मजदूरों की, और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप भी ठप हो गए। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत हो गई। 1916 में सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। ये रूस की स्थिति बता रहा प्रथम विश्व युद्ध में, और जनता त्रस्त हो गई, इसलिए पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति हुई। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी।
मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। इस साल ठंड भी बहुत कुछ ज़्यादा पड़ गई थी। भीषण कोहरे और बर्फबारी भी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध वे कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। जब एक फैक्ट्री बंद हो गई तालाबंदी, तो उसको देखकर अन्य 50 फैक्ट्रियों के मजदूर भी हड़ताल पर चले गए। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें भी कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच मैक्सिकी प्रोटेस्ट तक आ पहुंचे। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रियासती इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। जब मजदूर घेर लिए तो सरकार एकदम कर्फ्यू की स्थिति में आ गया और 22 और 25 तारीख को वह फिर से इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उस पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार को 20 फरवरी था। उस दिन सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। सरकार के इस फैसले से राजनीतिक बयान देने लगे। फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ जो थे बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाकों पर इकट्ठा होने लगे और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग क्या हुए? सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के बजाय गोली चलाने से इनकार कर दिया गया। सैनिकों ने भी गोली चलाने से इनकार कर दिया गया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी, यानी सैनिक भी अब बगावत पे उतर गए और मजदूरों के साथ आ मिले। सैनिक भी उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि जार से मिलने गया। सैनिक कमांडर ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। एक प्रतिनिधि सैनिकों और मजदूरों की एक प्रतिनिधि मिलने गई और सैनिक कमांडर उसको सलाह दिया कि राजगद्दी आप छोड़ दीजिए। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई और तय किया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। उनका चुनाव सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में आ गया। फरवरी क्रांति में महिलाएं भी भाग ली हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी देख लीजिए। ड्यूमा में पेट्रोग्राद सोवियत की बैठक फरवरी 1917 का ये फिगर है। यानी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की जनता त्रस्त हो गई थी और उनको खाने को भी रोटी भी नहीं मिला, इसलिए सैनिक और जनता दोनों मिलकर इस युद्ध में उतर गए। फरवरी के बाद क्या होता है? अंतिम सरकार में सैनिक, अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति प्रभावित हुए। इनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे।
जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा दी गई। हालांकि निर्वाचन का तारीख सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई थी। अब है अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए थे दोबारा। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। बोल्शेविक दल के नेता लेनिन ने अपने विचार रखे। 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए। अपनी पार्टी का नाम जो पहले बोल्शेविक था उसको बदलकर अब कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए यह सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। उन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीके पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी, बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किया गया विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना और भागना पड़ा। ये 1917 में मजदूरों को संबोधित करते लेनिन की एक बोल्शेविक छवि है। ये है हमारा लेनिन। गांव में किसान और उसके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई और सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहित लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये है युद्ध हो रहा। जुलाई के दिन 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का ये दृश्य है। इसके बाद यह आपका होता है अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता में कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियान ट्राटस्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाए। अब हुआ 24 अक्टूबर को विद्रोह होने शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री करेस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करके शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल लिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त और विंटर पैलेस की रक्षा के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया गया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन
अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समितियों के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर लिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मास्को में लेकिन दिसंबर तक मास्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। ये देखिए, ये सब सन लिखा है। 1850 से 1880 तक रूस में समाजवाद पर बहस हुआ। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी की स्थापना हुई। 1905 को खूनी रविवार, 2 मार्च 1917 को जार द्वारा पद का त्याग हुआ। 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविकों ने विद्रोह कर दिया गया और 1819 से 20 तक गृह युद्ध हुआ। 1919 में कॉमिन्टर्न का गठन हुआ। 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत हुई। अब अक्टूबर के बाद क्या बदला? बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। बोल्शेविक निजी संपत्ति के पूरा खिलाफ थे। वे चाहते थे कि हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण हो, तो नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया गया। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए, ताकि बेघर-बार और ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जाए। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें उन्हें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिला। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। इसका मतलब था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी बन गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित किया करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। उन्होंने एक समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित हुए और अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में सेंसरशिप के नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग होने लगा। अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके, ये देख लीजिए आप। इसके बाद गृह युद्ध होता है। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे।
वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बालसेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बालसेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बालसेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य में ज़्यादातर हिस्सों पर ग्रीन्स और जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिका, ब्रिटिश, जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थीं। इन टुकड़ियों और बाल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूट मार, डकैती, भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। वाइट्स में जो निजी संपत्ति की हिमायती थी, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बालसेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगी। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बालसेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। जहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही बालसेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए, वहाँ वह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बालसेविक उपनिवेशवाद ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बालसेविक सरकार करना क्या चाहती है। ये अक्टूबर क्रांति के समय एशिया के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं ये है, लेकिन क्योंकि बालसेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल रहे। ये समाजवादी समाज का निर्माण गृह युद्ध के दौरान बालसेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेती का इस्तेमाल बालसेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि वे सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत योजना की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लक्ष्य तय कर लिए गए। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना शुरू की। पहली 2 योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत योजना से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा और नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा किया गया। इस दौरान मजदूरों की बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी थी मजदूरों को, जिसका नतीजा यह हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका और जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। इतनी स्थिति दयनीय हो गई थी। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई। फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। यूक्रेन के एक गांव में समाजवादी खेती। अब स्टालिनवाद और सामूहिकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 और 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा होने लगा। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी। इससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं खरीद सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बहुत कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद से अनाज नहीं बेच रहे हैं,
स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजों पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। इसलिए 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापा मारा। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था, ताकि जो अनाज वे इकट्ठा किए थे उनसे छीन लिया। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला लिया गया। इन फैसलों के पक्ष में यह तर्क दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना और किसानों से जमीन छीनना और राज नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी समझा गया। इसलिए उन्होंने वे कहा कि खेत बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए कुलक जो संपन्न लोग थे उनका भी जमीन लेकर एक विशालकाय खेत की स्थापना किया जाए। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती कोल खोज में काम करने का आदेश जारी किया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेती के स्वामियों को सौंप दिया गया। सभी किसान सामूहिक खेती पर काम करने लगे। कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों में बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 की कमी आ गई। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं न ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस कारणों से सामूहिक खेती पर काम पर नहीं जाना चाहते। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। स्टालिन ने सामूहिकरण की नीति अपनाई, छोटे छोटे खेतों को बड़े खेतों में तब्दील किया, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा और 1930 से 1933 के बीच सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उसके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इस तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कौन था? बहुत सारे लोगों को यातनाएं देकर उसने इस आशय से बयान लिखवा लिया कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया, इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इसमें कई प्रतिभाशाली पेशेवर लोग भी थे। अब ये देख लीजिए, एक कृषक है, वो खत लिखा है अपना, फिर सामूहिकरण के विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया, जितनी गिरफ्तारी हुई, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। बाल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थीं। लेकिन मेहनतकशी के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों को एक नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बाल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविक द्वारा बनाए गए कॉमिनटर्न बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था।
कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे कि सोवियत संघ को शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवाद आंदोलन में भी इस बात को मान लिया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका है, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके हैं, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रताएं नहीं दी जा रही थी। विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विभिन्न प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया। सोवियत रूस में एक भारतीय जो था उसने अपनी प्रतिक्रिया लिखी है। रूस में रविन्द्रनाथ टैगोर 1930 में। ये आपके क्रियाकलाप है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। इसका पहला भाग मैंने पहले ही अपलोड कर लिया है, ये दूसरा भाग है। अब ये देख लीजिए। कुछ विशाल सामूहिक फर्म में काम करने वाली जुटी औरतें। इसी के साथ मैं ये वीडियो ये देख लीजिए। इसी के साथ ये मैं वीडियो क्लोज कर रही हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।